नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं संदीप मिश्रा। आप देख रहे हैं के भारत। के भारत एक ऐसा संस्थान जो आपको सिर्फ खबरों से रूबरू कराएगा। तो आइए आपको आज एक ऐसी शख्सियत के बारे में बताते हैं जो वाकई शेर था और हिंदुस्तान को आज़ाद बनाने के लिए सबसे कम उम्र में फांसी को सहर्ष स्वीकार करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी। जी हाँ, मैं आपको उस शेर की वीरगाथा सुनाने जा रहा हूँ जिसने अंग्रेज़ों को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया। वो महान शख्सियत थे सरदार शहीद भगत सिंह। तो आइए जानते हैं इनके जीवन से जुड़ी कुछ खास बातें। मैं जोर देकर कहता हूँ कि मेरे अंदर भी अच्छा जीवन जीने की महत्वाकांक्षा और आशाएं हैं, लेकिन मैं समय की मांग पर सब कुछ छोड़ने को तैयार हूँ। यही सबसे बड़ा त्याग है। ये कथन शहीद आजम भगत सिंह का है, जो देश के लिए उनके बलिदान और त्याग को बयां करता है। देश की आज़ादी में लाखों लोगों ने अपने प्राण न्यौछावर किए थे। उन्हीं महान सेनानियों में शहीद भगत सिंह भी एक थे। शहीद भगत सिंह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख क्रांतिकारियों में से एक थे। मात्र 24 साल की उम्र में देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाला ये वीर सदा के लिए अमर हो गया। उनके लिए क्रांति का अर्थ था अन्याय से पैदा हुए हालात को बदलना। जी हाँ, क्रांति का अर्थ भगत सिंह के लिए अन्याय से पैदा हुए हालात को बदलना। यूं तो अंग्रेजी हुकूमत ने उन्हें आतंकवादी घोषित किया था, पर सरदार भगत सिंह व्यक्तिगत तौर पर आतंकवाद के आलोचक थे। भगत सिंह ने भारत में क्रांतिकारी आंदोलन को एक नई दशा दी। उनका तत्कालीन लक्ष्य ब्रिटिश साम्राज्य का विनाश करना था और उनको भारत से उखाड़ फेंकने का था। अपनी दूरदर्शिता और दृढ़ इरादे जैसी विशेषता के कारण भगत सिंह को राष्ट्रीय आंदोलन के दूसरे नेताओं से हटकर थे। अपनी दूरदर्शिता और दृढ़ इरादे जैसी विशेषता के कारण भगत सिंह राष्ट्रीय आंदोलन के दूसरे नेताओं से बिल्कुल भिन्न थे। ऐसे समय पर जब गांधी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ही देश की आज़ादी के लिए एकमात्र विकल्प थे, भगत सिंह एक नई सोच के साथ एक दूसरे विकल्प के रूप में उभर कर सामने आए। भगत सिंह ने देश की आज़ादी के लिए जिस साहस के साथ शक्तिशाली ब्रिटिश सरकार का मुकाबला किया, वो आज हम सब के लिए बहुत बड़ा प्रेरणा स्रोत है। भगत सिंह से इस संक्षिप्त जीवनी में हम उनके अदम्य साहस, बलिदान और उनके जीवन की अमर गाथा को बताएंगे। हम सब इससे कुछ सीख सकें, हमेशा हमें प्रयत्न करते रहना चाहिए। भगत सिंह का जन्म पंजाब के नवान शहर जिले के खटकर कला गांव के एक सिख परिवार में 27 सितंबर 1907 को हुआ था। उनकी याद में अब इस जिले का नाम बदलकर शहीद भगत सिंह नगर रख दिया गया है। वह सरदार किशन सिंह और विद्यावती की तीसरी संतान थे। भगत सिंह का परिवार स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ था। उनके पिता किशन सिंह और चाचा अजीत सिंह गदर पार्टी के सदस्य थे। गदर पार्टी की स्थापना ब्रिटिश शासन को भारत से निकालने के लिए अमेरिका में हुई थी। परिवार के माहौल का युवा भगत सिंह के मस्तिष्क पर बड़ा असर हुआ और बचपन से ही उनकी नसों में देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी गई। सन 1916 में लाहौर के केडीएवी विद्यालय में पढ़ते समय युवा भगत सिंह जाने पहचाने राजनेता जैसे लाला लाजपत राय और रास बिहारी बोस के संपर्क में आए। उस समय पंजाब राजनीतिक रूप से काफ़ी उत्तेजित था। अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, तब भगत सिंह सिर्फ 12 वर्ष के थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड ने भगत सिंह की सोच पर गहरा प्रभाव डाला था। हत्याकांड के अगले ही दिन भगत सिंह जलियांवाला बाग गए और उस जगह से मिट्टी इकट्ठा कर इसे पूरे ज़िंदगी एक निशानी के रूप में रखा। इस हत्याकांड ने उनके अंग्रेज़ों को भारत से निकाल फेंकने के संकल्प को और सुदृढ़ कर दिया और भगत सिंह फिर चल पड़े। कभी दोबारा पीछे मुड़कर नहीं देखा। अंग्रेज़ों को भारत से उखाड़ कर ही उन्होंने अपने संकल्प को पूरा किया। उन्होंने अपने जीवन को क्रांतिकारी बनाया। सन 1921 में जब महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ असहयोग आंदोलन का आह्वान किया, तब भगत सिंह ने अपनी पढ़ाई छोड़ आंदोलन में सक्रिय हो गए। वर्ष 1922 में जब महात्मा गांधी ने गोरखपुर के चौरी चौरा में हुई हिंसा के बाद असहयोग आंदोलन बंद कर दिया, तब भगत सिंह बहुत निराश हुए। अहिंसा में उनका विश्वास कमज़ोर हो गया
और वह इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि सशस्त्र क्रांति ही स्वतंत्रता दिलाने में एकमात्र उपयोगी रास्ता है। उन्होंने जुलूसों में भाग लेना प्रारंभ किया तथा कई क्रांतिकारी दलों के सदस्य बने और उनका रास्ता महात्मा गांधी के रास्ते से बिल्कुल भिन्न हो गया। अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए भगत सिंह ने लाहौर में लाला लाजपत राय द्वारा स्थापित राष्ट्रीय विद्यालय में प्रवेश लिया। यह विद्यालय क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र था और यहाँ पर वह भगवती चरण वर्मा, सुखदेव और दूसरे क्रांतिकारियों के संपर्क में आए। काकोरी कांड में रामप्रसाद बिस्मिल सहित 4 क्रांतिकारियों को फांसी व 16 अन्य को कारावास की सजाओं से भगत सिंह इतने परेशान विचलित हो गए कि पंडित चंद्रशेखर आज़ाद के साथ उनकी पार्टी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़ गए और उसे एक नया नाम दिया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। यह संगठन आज़ाद हिंदुस्तान की नींव रखने के लिए नवयुवक तैयार करता था। विवाह से बचने के लिए भगत सिंह घर से भागकर कानपुर चले गए। यहाँ वह गणेश शंकर विद्यार्थी नामक क्रांतिकारी के संपर्क में आए और क्रांति का प्रथम पाठ सीखा। जब उन्हें अपनी दादी माँ की बीमारी की खबर मिली तो भगत सिंह घर लौट आए। उन्होंने अपने गांव से अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों को जारी रखा। वो लाहौर गए और नौजवान भारत सभा नाम से एक क्रांतिकारी संगठन बनाया। उन्होंने पंजाब में क्रांति का संदेश फैलाना शुरू किया। वर्ष 1928 में उन्होंने दिल्ली में क्रांतिकारी की एक बैठक में हिस्सा लिया और चंद्रशेखर आज़ाद के संपर्क में आए। दोनों ने मिलकर हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ का गठन किया। इसका प्रमुख उद्देश्य था सशस्त्र क्रांति के माध्यम से भारत में गणतंत्र की स्थापना करना। शहीद भगत सिंह ने भारत के क्रांतिकारी आंदोलन को एक नई दिशा दी। पंजाब में क्रांति के संदेश को फैलाने के लिए नौजवान भारत सभा का गठन किया। भारत में गणतंत्र की स्थापना के लिए चंद्रशेखर आज़ाद के साथ मिलकर हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ का गठन किया। लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए पुलिस अधिकारी सैंडर्स की हत्या की। बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका। इस प्रकार की शहीद भगत सिंह की कुछ उपलब्धियां थीं। शहीद भगत सिंह को अंग्रेज आतंकवाद कहते थे। शहीद भगत सिंह को अंग्रेज आतंकवादी कहते थे, लेकिन शहीद भगत सिंह भारत को आज़ाद कराने के लिए वो सब करने को तैयार थे जिससे हम आज़ादी की सांस ले सकें। लाला लाजपत राय की मौत का बदला फरवरी 1928 में इंग्लैंड से साइमन कमीशन नामक एक आयोग भारत दौरे पर आया। उसके भारत दौरे का मुख्य उद्देश्य था भारत के लोगों की स्वायत्तता और राजतंत्र में भागीदारी, पर इस आयोग में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, जिसके कारण साइमन कमीशन के विरोध का फैसला किया। लाहौर में साइमन कमीशन के खिलाफ नारेबाजी करते समय लाला लाजपत राय पर क्रूरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया, जिससे वो बुरी तरह से घायल हो गए और बाद में उन्होंने दम तोड़ दिया। भगत सिंह ने लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए ब्रिटिश अधिकारी स्कॉट, जो उनकी मौत का जिम्मेदार था, को मारने का संकल्प लिया। ऐसे वीर शहीद भगत सिंह को उन्होंने गलती से सहायक अधीक्षक सैंडर्स को स्कॉट समझकर मार गिराया। मौत की सज़ा से बचने के लिए भगत सिंह को लाहौर छोड़ना पड़ा। उसके बाद शहीद भगत सिंह ने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने की योजना बनाई। ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को अधिकार और आज़ादी देने और असंतोष के मूल कारण को खोजने के बजाय अधिक दमनकारी नीतियों का प्रयोग किया। डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा अंग्रेजी सरकार ने पुलिस को और दमनकारी अधिकार दे दिया। इसके तहत पुलिस संदिग्ध व्यक्तियों से संबंधित जुलूस को रोक और लोगों को गिरफ्तार कर सकती थी। केंद्रीय विधानसभा में लाया गया यह अधिनियम एक मत से हार गया। फिर भी अंग्रेज सरकार ने इसे जनता के हित में कहकर यह अध्यादेश के रूप में पारित किए जाने का फैसला लिया। भगत सिंह यद्यपि रक्तपात के पक्षधर नहीं थे, परंतु वे कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों से पूरी तरह प्रभावित थे। यही नहीं, वे समाजवाद के पक्के पोषक भी थे। इसी कारण से उन्हें पूंजीपतियों की मजदूरों के प्रति शोषण की नीति पसंद नहीं आती थी। उस समय चूंकि अंग्रेज ही सर्वेसर्वा थे तथा बहुत कम भारतीय उद्योगपति उन्नति कर पाए थे, अतः अंग्रेजों के मजदूरों को प्रति अत्याचार से उनका विरोध स्वाभाविक था। मजदूर विरोधी ऐसी नीतियों को ब्रिटिश संसद में
पारित नहीं होने देना चाहते। मजदूर विरोधी ऐसी नीतियों को ब्रिटिश संसद में पारित न होने देना उनके दल का निर्णय था। सभी चाहते थे कि अंग्रेजों को पता चलना चाहिए कि हिंदुस्तानी जाग चुके हैं और उनके हृदय में ऐसी नीतियों के प्रति आक्रोश है। ऐसा करने के लिए ही उन्होंने दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में, जहां अध्यादेश पारित करने के लिए बैठक का आयोजन किया जा रहा था, में बम फेंकने की योजना बनाई। यह एक सावधानी पूर्वक रची गई साजिश थी, जिसका उद्देश्य किसी को मारना या चोट पहुंचाना नहीं था, बल्कि सरकार का ध्यान आकर्षित करना था और उनको यह दिखाना था कि उनके दमन के तरीकों को और अधिक सहन नहीं किया जाएगा। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय असेंबली में भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त ने विधानसभा भवन में बम फेंका। इन दोनों ने एक ऐसे स्थान पर बम फेंका जहां कोई मौजूद न था, अन्यथा उसे चोट लग सकती थी। पूरा हाल धुएं से भर गया। भगत सिंह चाहते तो भाग भी सकते थे, पर उन्होंने पहले ही सोच रखा था कि उन्हें दंड स्वीकार है, चाहे वो फांसी ही क्यों न हो। अतः उन्होंने भागने से मना कर दिया। उस समय वे दोनों खाकी कमीज तथा निकर पहने हुए थे। बम फटने के बाद उन्होंने इंकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद का नारा लगाया और अपने साथ लाए हुए पर्चे हवा में उछाल दिए। इसके कुछ ही देर बाद पुलिस आ गई और दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। 7 अक्टूबर 1930 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को विशेष न्यायालय द्वारा मौत की सजा सुनाई गई। भारत के तमाम राजनीतिक नेताओं द्वारा अत्यधिक दबाव और कई अपीलों के बावजूद 23 मार्च 1931 को शाम में करीब 7:33 पर भगत सिंह तथा इनके 2 साथियों सुखदेव व राजगुरु को फांसी दे दी गई। फांसी पर जाने से पहले वे लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे और जब उनसे उनकी आखिरी इच्छा पूछी गई तो उन्होंने कहा कि वो लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे और उन्हें वो पूरी करने का समय दिया जाए। कहा जाता है कि जेल के अधिकारियों ने जब उन्हें यह सूचना दी कि उनके फांसी का वक्त आ गया है तो उन्होंने कहा था, ठहरिए, पहले एक क्रांतिकारी दूसरे से मिल तो लें। फिर 1 मिनट बाद किताब छत की ओर उछाल कर बोले, ठीक है अब चलो। फांसी पर जाते समय वे तीनों मस्ती से गा रहे थे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, माई रंग दे बसंती चोला। तो कुछ इस प्रकार हम शहीद भगत सिंह की इन चंद लाइनों को गुनगुनाएं और अपने जीवन में उनके व्यक्तित्व को उतारें। जेल के दिनों में उनके लिखित खतों व लेखों से उनके विचारों का अंदाज़ा लगता है। उन्होंने भारतीय समाज में लिपि पंजाबी की गुरुमुखी व शाहमुखी तथा हिंदी और अरबी एवं उर्दू के संदर्भ में विशेष रूप से जाति और धर्म के कारण आई दूरियों पर दुख व्यक्त किया था। उन्होंने समाज के कमज़ोर वर्ग पर किसी भारतीय के प्रहार को भी उसी शक्ति से सोचा जितना कि किसी अंग्रेज के द्वारा किए गए अत्याचार को। भगत सिंह को हिंदी, उर्दू, पंजाबी तथा अंग्रेजी के अलावा बंगला भी आती थी, जो उन्होंने बटुकेश्वर दत्त से सीखी थी। उनका विश्वास था उनकी शहादत से भारतीय जनता और उग्र हो जाएगी और ऐसा उनके जिंदा रहने से शायद ही कभी हो पाए। इसी कारण उन्होंने मौत की सज़ा सुनाने के बाद भी माफ़ीनामा लिखने से साफ मना कर दिया था। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने अपनी आत्मकथा में जो जो निर्देश दिए थे, भगत सिंह ने उनका अक्षरशः पालन किया। उन्होंने अंग्रेज सरकार को एक पत्र भी लिखा जिसमें कहा गया था कि उन्हें अंग्रेजी सरकार के खिलाफ भारतीयों के युद्ध का प्रतीक युद्धबंदी समझा जाए तथा फांसी देने की बजाय गोली से उड़ा दिया जाए। फांसी के पहले 3 मार्च को अपने भाई कुलतार को भेजे एक पत्र में भगत सिंह ने लिखा था, आइए हम उनके द्वारा लिखी गई चंद लाइनें जो जोश से ओतप्रोत हैं, जोश से भरी हैं, उनको गुनगुनाते हैं। उसे यह फ़िक्र है हरदम नया तर्जे ज़फ़ा क्या है, उसे यह फ़िक्र है हरदम नया तर्जे ज़फ़ा क्या है, हमें यह शौक़ देखें सितम की इंतहा क्या है, हमें यह शौक़ देखें सितम की इंतहा क्या है। दहर से क्यों खफा रहे, दहर से क्यों खफा रहे, चरख का क्यों गिला करें,
सारा जहां अदू सही आओ मुकाबला करें। सारा जहां अदू सही आओ मुकाबला करें। कोई दम का मेहमान हूँ, कोई दम का मेहमान हूँ ए अहले महफिल। कोई दम का मेहमान हूँ ए अहले महफिल। चरागे शहर हूँ बुझा चाहता हूँ। चरागे शहर हूँ बुझा चाहता हूँ। मेरी हवाओं में रहेगी ख्यालों की बिजली। ए मुस्तई खाक है फ़ानी, रहे रहे ना रहे। इन जोशीली पंक्तियों से उनके शौर्य के अनुमान का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। चंद्रशेखर आज़ाद से पहली मुलाकात के समय जलती हुई मोमबत्ती पर हाथ रखकर उन्होंने कसम खाई थी कि उनकी ज़िंदगी देश पर ही कुर्बान होगी, और उन्होंने अपनी वो कसम पूरी कर दिखाई। आज भी भारत और पाकिस्तान की जनता भगत सिंह को आज़ादी के दीवाने के रूप में देखती है, जिसने अपनी जवानी सहित सारी ज़िंदगी देश के लिए समर्पित कर दी। हमें उम्मीद है कि आपको शहीद भगत सिंह की ये स्टोरी बहुत पसंद आई होगी। आप देख रहे हैं के भारत न्यूज़। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़े रहें। हम आपको प्रतिदिन कुछ नया दिखाने की कोशिश करते हैं। मैं संदीप मिश्रा, आप सभी का धन्यवाद।